नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 जियोग्राफी के सेकेंड टर्म के मॉडल पेपर सेट 5 के सॉल्यूशन को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 से लेकर के सेट 4 तक के सॉल्यूशन को देख लिया था। अगर आपने सेट 1 से लेकर के सेट 4 तक के सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ हिस्ट्री के पूरे 5 सेटों का सॉल्यूशन पूरा हो चुका है प्यारे बच्चों। इकोनॉमिक्स का भी पूरे 5 सेटों का सॉल्यूशन पूरा हो चुका है और हिंदी कोर का आपका 3 सेट का सॉल्यूशन पूरा हो चुका है। इन सभी के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप लोग इसे जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो भारत में जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में प्रारंभ हुआ था। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन यह जनगणना पूरे भारत में नहीं हुआ था। पूरे भारत में जनगणना दशकीय आधार पर कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में दशकीय आधार पर पहली बार जनगणना हुआ था। और स्वतंत्र भारत का पहली बार जनगणना कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1951 में। कब हुआ था? 1951 में स्वतंत्र भारत का पहली बार जनगणना हुआ था। तो इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जाए, आपका सारा का उत्तर मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक ना। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, मिश्रित कृषि से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे क्या कहेंगे? मिश्रित कृषि या तो मिश्रित खेती कहा जाता है। मतलब सिर्फ फसलों का उत्पादन ही नहीं, अगर आप पशुपालन करते प्यारे बच्चों, जैसे गाय भैंस रखते हैं, दुधारू पशु रखते हैं, तो क्या कहेंगे? मिश्रित कृषि कहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, फसलों उत्पादन के साथ साथ जब पशुपालन भी आय का स्रोत हो तो ऐसी खेती को क्या कहेंगे? मिश्रित खेती कहेंगे। मिश्रित खेती में फसलों उत्पादन के साथ साथ केवल दुधारू गाय या भैंस का पालन तक ही सीमित रखा गया है। तो ये हो गया आपका मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, आप लोगों ने समझ लिया होगा। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में प्रथम 3 सबसे बड़े राज्यों कौन कौन से हैं? तो पहला नंबर में कौन सा आता है प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश। उसके बाद दूसरा नंबर में आता है महाराष्ट्र। उसके बाद तीसरा नंबर में आता है आपका बिहार प्यारे बच्चों। तो पहला नंबर में उत्तर प्रदेश, दूसरा नंबर में आपका महाराष्ट्र और तीसरा नंबर में बिहार आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है, किन्हीं 2 प्रमुख पेय पदार्थों के नाम लिखें। तो प्रमुख पेय पदार्थ कौन से प्यारे बच्चों? चाय, उसके बाद क्या है? कॉफी, ये सब क्या है? पेय पदार्थ है। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है, धात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है और ये वीवीआई क्वेश्चन है। जो रिपीट हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे खनिज जिसमें क्या पाए जाते हो? धातु पाए जाते हो, कि क्या कहेंगे उसे? धात्विक खनिज कहेंगे। देखिए खनिज में आपका कोयला भी आ जाता है, अभ्रक भी आ जाता है, ठीक ना। बहुत सारे जितने जिससे हमें फायदा हो, ऐसे खनिज जो ऊपर पट्टी से निकले और जिससे हमें फायदा हो उसे क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे, ठीक ना। तो इसमें वैसे खनिज जिसमें धातु हो उसे क्या कहेंगे? धात्विक खनिज कहेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है उसे क्या कहेंगे? धात्विक खनिज कहेंगे। जैसे लोह अयस्क हो गया, बॉक्साइट, ये किसका अयस्क है प्यारे बच्चों? एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, ठीक ना। तो ये आपका धात्विक खनिज का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद देखिए छठा प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय प्रवास को परिभाषित करें। तो देखिए प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय प्रवास और राष्ट्रीय प्रवास में क्या अंतर है, आपका पिछला सेट में था प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे सिर्फ आपको अंतरराष्ट्रीय प्रवास के बारे में लिखना है, उसकी परिभाषा लिखना है। तो मैंने वहां पे आपको समझाया था प्यारे बच्चों, कोई भी व्यक्ति किसी एक देश से दूसरे देश में अस्थायी या तो अस्थायी रूप से जाकर रह रहा है तो इसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहेंगे। और देखिए अगर आपके किसी राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई व्यक्ति जाकर के रह रहा है, चाहे वो अस्थायी रूप से हो या अस्थायी रूप से, उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रीय प्रवास कहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? अंतरराष्ट्रीय प्रवास के बारे में लिखना है। तो देखिए एक देश से दूसरे देश या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में होने वाले प्रवास को क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहेंगे। उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न है, काली मिट्टी की विशेषता क्या है? तो देखिए प्यारे बच्चों, काली मिट्टी की प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। क्या होती है? जल धारण करने की सबसे ज्यादा क्षमता कौन सी मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में होती है।
काली मिट्टी बहुत ही जल्द चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर यह इसमें दरारें पड़ जाती है। क्या होती है? इसमें दरारें पड़ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी नदी तालाब में क्या होती है? काली मिट्टी अक्सर वहां पे जमा हुआ रहता है प्यारे बच्चों। तो देखा होगा जब तालाब सूख जाता है तो वहां पे दरारें हो जाती है। क्या हो जाती है? दरारें हो जाती है। तो यह कौन सी मिट्टियों में होती है? काली मिट्टी में होती है। इसी गुण के कारण इसे क्या कहते हैं? सतह जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए सेक्शन बी में हम लोग आ गए और सारा प्रश्न आपका क्या है? अब यहां से 3 नंबर का मिलेगा और यहां से आपको 50 से 60 वर्ड में आपको यहां पे आंसर लिखना पड़ेगा। देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? इसके रोकथाम के उपाय बताएं प्यारे बच्चों। तो देखिए अगर आपने पिछला सेट का सॉल्यूशन को देखा होगा तो सारा प्रश्न रिपीट होते जा रहा है। वहां पे था ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, परिभाषा लिखना था और यहाँ पे आपको परिभाषा के साथ साथ यहाँ पे उसको रोकथाम के उपाय भी यहाँ पे लिखना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यह वांछित आवाज जिससे मानव कानों को कष्ट होता है क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जिसे अभी डीजे बजने लगेगा तो डीजे बजने लगेगा प्यारे बच्चों, या तो कोई गाड़ियां देखते हो हॉर्न मारने लगता है जोर से, या तो जनरेटर की आवाज जो आपके कानों को खराब लगे, अप्रिय लगे, प्रिय नहीं अप्रिय लगे, बढ़िया नहीं लगे, अशोभनीय लगे, उसे क्या कहेंगे? ध्वनि प्रदूषण या तो शोर कहेंगे प्यारे बच्चों। आज वर्तमान युग में टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, ट्रेनों की हाल, गाड़ियों की हाल का शोर इत्यादि मशीनों से ध्वनि प्रदूषण होता है। तो किससे होता है? ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। उसके बाद देखिए इसके रोकथाम के उपाय। देखिए कल कारखानों को शहर से दूर स्थापित करना चाहिए। देखिए कल कारखानों से, जनरेटर मशीनों से आवाज निकलती है तो वो भी ध्वनि प्रदूषण हो गया, वो भी आवाज तो हमें अच्छा नहीं लगता है ना। तो क्या करना चाहिए? इसको रोकने के लिए शहरों से दूर हमें यह फैक्ट्री स्थापित करना चाहिए, फैक्ट्रियों को लगाना चाहिए। दूसरा देखिए उद्योगों द्वारा उत्पन्न शोर को कम करने के लिए नवीन तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए शोर शोषक दीवारें भी बनाई जा सकती है। मतलब जो शोर को सोख ले प्यारे बच्चों, आवाज को बाहर ना जाने दे, ऐसी दीवार बनानी चाहिए और नई तकनीक का प्रयोग उद्योगों में करना चाहिए। तो 2 हो गया। उसके बाद तीसरा देखिए उद्योगों में मशीन का रख रखाव सही करके मशीनों का शोर कम किया जा सकता है। खराब मशीनों से अधिक शोर करती है। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कोई गाड़ी अगर खराब हो जाती है, पुरानी हो जाती है तो क्या उससे अधिक आवाज निकलता है, फट फट आवाज निकलता है प्यारे बच्चों, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उससे। तो इस तरह से मशीनों से भी होता है। गाड़ी भी तो एक मशीन है, तो हर प्रत्येक मशीन का यही कंडीशन है प्यारे बच्चों। तो उस मशीनों को हमें बनाना चाहिए और तो उसे बदल देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है, अत्यधिक शोर उत्पन्न करने वाले कारखानों में श्रमिकों का कार्य बंधकों का प्रयोग अनिवार्य कर देना चाहिए। ठीक है। अब देखिए 4 पॉइंट यहाँ पे मैंने बता दिया प्यारे बच्चों। अगर 5 नंबर में आए तो ये आपका यहाँ पे एक नंबर आपको क्या उससे प्रदूषण का यहाँ पे व्याख्या आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों उसकी परिभाषा लिखने पर। और 4 पॉइंट मैंने बता दिए तो 5 नंबर में आप 4 पॉइंट लिख दीजिए और एक परिभाषा लिख दीजिए, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक ना। तो इसे 3 नंबर में और 5 नंबर में दोनों में भी लिख सकते हैं, कोई भी किसी में भी आपका प्रश्न आ सकता है। ठीक ना। उसके बाद देखिए जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटकों के नाम लिखे। मतलब जनसंख्या बढ़ भी सकता है, परिवर्तन का अर्थ क्या हुआ? मतलब बदलाव, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, इसी को परिवर्तन कहते हैं। तो जनसंख्या बढ़ने और घटने के क्या क्या कारण है, क्या क्या घटक है, उसको यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए प्यारे बच्चों जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं? जन्म दर, जन्म होने से क्या होगा प्यारे बच्चों? जनसंख्या बढ़ेगा। आदमी को मरने से, मृत्यु होने से भी क्या बढ़ेगा? मृत्यु दर से भी क्या होगा? जनसंख्या घटेगा। परिवर्तन तो हो रहा है। और प्रवास से एक व्यक्ति यहां से वहां चल जाएंगे, दूसरे देश चल जाएंगे, तो क्या होगा कि जिस देश को वो छोड़ के जा रहे हैं उस देश की जनसंख्या घटेगी। और जिस देश में जाकर के रहने जा रहे हैं, तो जिस राज्य में जाकर के रहने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, उस राज्य तो देश की क्या होगी? जनसंख्या बढ़ेगी। तो परिवर्तन तो हो रहा है। तो इसके 3 घटक मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब देखिए जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्मे जीवित बच्चों की गणना के निम्नानुसार ज्ञात किया जाता है। किसी क्षेत्र में विशेष में किसी वर्ष विशेष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या निम्न अनुसार गणना करके ज्ञात किया जाता है। ठीक ना। तो इससे भी हो रहा है। उसके बाद देखिए प्रवास मनुष्यों और संसाधनों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने की दिशा में उठाया गया कदम है प्यारे बच्चों। मतलब जो जरूरत है, संसाधनों की जरूरत को संतुलन क्या करेंगे? मतलब जो चाहिए हमें वो मिल जाए प्यारे बच्चों, उसकी वजह से प्रवास करते हैं। प्रवास क्यों करते हैं? अच्छी शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, उद्योग में स्थापित करने के लिए, कई प्रकार के लिए हम लोग क्या करते हैं? अच्छी स्वास्थ्य के लिए
क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर के रहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो इसके अंतर्गत लोग प्रतिकर्ष कारकों का कारण एक स्थान से दूसरे स्थान छोड़कर तथा अपकर्ष कारकों के कारण दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं। इस तरह से दोनों स्थान में क्या हो रही है, जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए 10 नंबर का, भारत में उपग्रह प्रणाली के महत्व का वर्णन करें। उपग्रह किसको कहते हैं, मैंने आपको यहाँ पे कृत्रिम उपग्रह प्रणाली के बारे में आपको बताना है प्यारे बच्चों। एक होता है कृत्रिम, एक होता है आपका प्राकृतिक। ग्रह किसको कहेंगे प्यारे बच्चों, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जो चंद्रमा सॉरी जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहेंगे, ग्रह। और जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहेंगे, उपग्रह। तो क्या होते हैं, बहुत सारे सैटेलाइट क्या करते हैं, जो आप यहाँ से अभी जो ट्रांसफर हो रहा है प्यारे बच्चों, ये किसके, आप यहाँ वीडियो देख पा रहे हैं, मैंने अपलोड कर दिया वीडियो, अगर आप देख रहे हो तो किसके मदद से, सौर उपग्रह के माध्यम से ही, सैटेलाइट के माध्यम से ही देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो वही उसी के बारे में, इसके क्या क्या महत्व है भारत में, उसको यहाँ पे वर्णन करना है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट इसरो द्वारा बहुउद्देशीय भू-स्थिरों उपग्रह की श्रृंखला है जो दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान, खोज, बचाव कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। 1983 से शुरू किया गया इनसेट एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी देशीय संचार प्रणाली है। यह भारत के सरकार के अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, आकाशवाणी, दूरदर्शन चैनल एक संयुक्त उद्यम है प्यारे बच्चों। तो किसमें उपयोग किया जाता है, देखिए यहाँ पे लिख दिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए सचिव स्तर इनसेट समन्वय स्थिति के ऊपर इनसेट प्रणाली समग्र समन्वय और प्रबंधन टिकी हुई है। इनसेट उपग्रहों भारत की टीवी संचार आवश्यकताओं की सेवा करने के लिए विभिन्न बैंड में ट्रांसपोंडर 100S विस्तारित CU प्रदान करते हैं। इसरो अंतरिक्ष कंपोसोटम 67 कार्यक्रम एक सदस्य के रूप में दक्षिणी एशियाई और हिंद महासागर क्षेत्रों में खोज तथा बचाव अभियान के लिए संकट चेतावनी क्षेत्रों के प्राप्त करने के लिए उपग्रह ट्रांसपेंडरों का इस्तेमाल करते हैं। तो मौसम विज्ञान में हम लोग करते हैं प्यारे बच्चों, कहाँ बारिश होगी नहीं होगी, टेलीविजन में करते हैं, बहुत सारे में करते हैं, इसके महत्व मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। उसके बाद देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, गहन निर्वाह कृषि की विशेषताओं का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो देखिए गहन कृषि ऐसी चीज है जो फसलों के उत्पादन और जानवरों के पालन के कारण बना है, जिसकी वजह से अनेक मानव सभ्यताएं अस्तित्व के अंदर आई थी। खाद्य का उत्पादन कृषि से ही संभव हो पा रहा है। कृषि से संबंधित चीजों का अध्ययन को कृषि विज्ञान के नाम से जाना जाता है। कृषि के अंदर कई चीजों को शामिल किया जाता है, जैसे भूमि के अंदर पानी का चैनल को खोदना, सिंचाई की अलग अलग विधियों का प्रयोग करना, चारागाह के और पर पशुओं के चराना। आधुनिक तकनीकों की मदद से कृषि उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। प्रमुख कृषि उत्पादन के मोटे तौर पर भोजन, रेस, ईंधन, कच्चा माल, फार्मास्यूटिकल और उद्दीपकों की सामूहिक किया जाता है। तो गहन नहीं निर्वाह कृषि की मैंने यहाँ पे विशेषता लिख दिया प्यारे बच्चों, ज्यादा हार्ड नहीं, इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, कि खेती की मदद से खाद्य के अंदर अनाज, फल, सब्जी, मांस उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया गहन निर्वाह कृषि की विशेषताएं। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है, उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज्यादा हार्ड नहीं समझने में, समझ जाइएगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर का प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, पिछला सेट में आपका शायद इस तरह से क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में किस प्रकार से सुगम है, मतलब क्यों अच्छा माना जाता है, किस प्रकार से लाभदायक है इस रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन, ठीक ना। तो देखिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में निम्नलिखित प्रकार से सुगम है। पहला क्या है प्यारे बच्चों, सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में सड़कें बनाने में कम लागत पड़ती है। देख सुना होगा कि 1 किलोमीटर रोड बनाने की तुलना में जो पटरी बिछाई जाती है उसमें काफी खर्च आता है प्यारे बच्चों। इस वजह से रोड थोड़ा बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, एक कम खर्च में हो जाता है। दूसरा है सड़क उबड़ खाबड़ के और विभिन्न भागों में बनाए जा सकते हैं, जबकि रेल पटरियां उबड़ खाबड़ स्थानों पर नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक ना, पहाड़ियों पर नहीं बनाए जा सकते हैं। मध्य उत्तर भारत में अभी तक वहां पे रेल अच्छी तरह से नहीं पहुंचा है प्यारे बच्चों, अब जाकर के कहीं जाकर के मणिपुर, मेघालय तरफ, सिक्किम तरफ रेल पहुंच रहा है, ठीक ना, समझ गए। उसके बाद देखिए अधिक ढलवा और पहाड़ियों पर भी आसानी से सड़कों का निर्माण किया जा सकता है, इस वजह से यह सुगम है। उसके बाद देखिए आपका 15 नंबर का क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, 13 नंबर का, ठोस अपशिष्ट द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण पर प्रकाश डालें। तो यहाँ पे उसके बारे में आपको लिखना है प्यारे बच्चों। हम लोग 13 से लेकर के 19 तक के क्वेश्चन को
पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक ना, पार्ट 2 में देखेंगे। इस वजह से क्योंकि काफी वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक ना, तो हम लोग सेक्शन सी और यहाँ पे जो दो क्वेश्चन 13 और 14 का छूट रहा है उसे हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। और इसी तरह से आपके पार्ट 2 खत्म होने के बाद हम लोग टर्म 1 के सिलेबस को रिवीजन करेंगे प्यारे बच्चों। डेली आपका एक एक वीडियो आएगा और जिसमें जियोग्राफी का आपको क्या क्या कराया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा, टेस्ट एक तरह से आप लोग समझिएगा उसको, ठीक ना। तो इसका पीडीएफ मैं कोशिश करूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में देने का, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।